हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है हमारा वो है अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि जब एक कॉइल में से करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल जो है वो एक्ट करती है एज अ बार मैग्नेट। और जब कॉइल एज अ बार मैग्नेट एक्ट करती है तो उस कॉइल में से करंट फ्लो करने की वजह से कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसकी वजह से कॉइल के नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होते हैं। और इस स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो है उसको अगर हमने स्टडी करना हो, अंडरस्टैंड करना हो, तो उसके लिए हम लोग अम्पेयर्स लॉ को यूज़ करते हैं। और अम्पेयर्स लॉ के मुताबिक जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मतलब जितना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड होगी जो कि कॉइल के अंदर है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम इस कॉइल की वजह से मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल चेक करना चाहें तो उसके लिए राइट हैंड ग्रिप रूल हम यूज़ करते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जो करंट है वो वाइंडिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट के अपवर्ड फ्लो करने की वजह से अगर आप इस कॉइल को अपने राइट हैंड रूल में ग्रिप करते हैं तो जो थंब है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल बनेगा और राइट साइड पे साउथ पोल बनेगा। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर केस में देखें तो इस केस में करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से जो नॉर्थ पोल है वो राइट साइड पे बन रहा है और जो साउथ पोल है वो लेफ्ट साइड पे बन रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन में कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो आइए देखते हैं जी। म्यूचुअल इंडक्शन में सबसे पहले दो कॉइल्स होती हैं। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दो कॉइल्स नज़र आ रहे हैं। एक को प्राइमरी कॉइल बोला जाता है और एक को सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है। इन दोनों कॉइल्स के दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि जब आप प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट प्रोवाइड करेंगे तो एज अ रिजल्ट चेंजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जब चेंजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा और गलवानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो लेफ्ट साइड पे कॉइल है उसको प्राइमरी कॉइल कहा गया है और प्राइमरी कॉइल में एक रेयोस्टेट लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। और बैटरी की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है आप ये देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और करंट की जो फ्लो है प्राइमरी कॉइल में वो डाउनवर्ड है। तो अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमारे पास जो नॉर्थ पोल है वो राइट साइड पे बनेगा और जो लेफ्ट साइड है उस पर साउथ पोल बनेगा। तो राइट साइड से फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं जो कि शो कर रही हैं कि ये वाला पोल नॉर्थ पोल है और सेकेंडरी कॉइल को इस कॉइल के फील्ड में रखा गया है और रेयोस्टेट लगाया गया है ताकि हम चेंजिंग करंट प्रोवाइड करें। जब चेंजिंग करंट होगा तो तब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग फ्लक्स होगा और चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। यहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि अगर आप कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करते हैं तो आपको कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट नहीं मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि फैराडेज लॉ की कंडीशन है कि अगर चेंजिंग फ्लक्स होगा तभी ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। तो आइए अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं जी। अगेन यही डायग्राम है हमारे पास। सबसे पहले आप फैराडेज लॉ के मुताबिक अगर देखें तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। नेगेटिव साइन को भी यहाँ पे इग्नोर किया हुआ है मैंने। अब इसके मुताबिक अगर आप टोटल फ्लक्स चेक करें सेकेंडरी कॉइल के अंदर तो वो प्रोपोर्शनल होगा टू द टोटल
करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल में वो भी ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव किया जाए तो कांस्टेंट आएगा करंट के साथ, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। एम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये एन एस फाई एस ओवर आई पी की इक्वल होगा। फाई एस का मतलब है दैट इज द फ्लक्स, और आई पी का मतलब है दैट इज द करंट। तो एन एस फाई एस का मतलब होगा टोटल फ्लक्स, और आई पी का मतलब होगा दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। अब अगर इसको देखा जाए फर्दर डिपेंडेंस अगर हम देखना चाहें म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट की, तो ये 4 फैक्टर्स पे नॉर्मली डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स का होता है, कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। फ्लक्स के ज्यादा होने की वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है वो डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम द अबव इक्वेशन। तीसरा जिस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा वो क्लोजनेस ऑफ द कॉइल है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान क्लोजनेस कितनी है। अगर ये क्लोजनेस बहुत ज्यादा कर दी जाए तो ये आपस में इन कांटेक्ट आ जाएंगे। इन कांटेक्ट आने की वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा, वो इंड्यूस करंट नहीं होगा बल्कि वो इन कांटेक्ट की वजह से फ्लो कर रहा है। तो इनके दरमियान क्लोजनेस जो है वो इस तरह करके अरेंज की जाती है कि इन दोनों का आपस में फिजिकल कांटेक्ट ना हो, लेकिन ये मैग्नेटिकली जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक हो। और लास्ट फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द कोर मटेरियल होता है, कि वायर को जिस कॉइल के ऊपर आपने रोटेट करवाया हुआ है, ये जो नीचे आपको ग्रीन से कलर का सिलेंडर नजर आ रहा है, ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है, इस पे ये डिपेंड करेगा। ये डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है। इसके बाद अब अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी, एन एस फाई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, इसी को अगर हम रीअरेंज करें, अगर हम चेंजिंग करंट प्रोवाइड करें तो दूसरी साइड पे जो फ्लक्स है वो चेंजिंग होगा। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कांस्टेंट होती हैं, इसी तरह राइट साइड पे जो एम है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर आप चेंजिंग करंट प्रोवाइड करेंगे तो एज अ रिजल्ट चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अगर इसको फैराडेज लॉ में पुट करने की कोशिश करें तो फैराडेज लॉ में आप देख सकते हैं, फैराडेज लॉ में एन एस इंटू फाई एस होता है। अगर आप इसको रीअरेंज करें इस इक्वेशन के साथ तो ये आपके पास एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी जो है ये एक्चुअली वैल्यू रिप्लेस हो जाती है एन एस इंटू फाई एस की। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, और ये इक्वेशन बन जाएगी सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। और ये इक्वेशन बता रही है कि जो करंट चेंज हो रहा है वो प्राइमरी कॉइल में हो रहा है, इसी वजह से इसके साथ आई पी आ रहा है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो सेकेंडरी कॉइल में हो रही है। तो ईएमएफ के साथ एस है और करंट के साथ जो है वो पी है। तो चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस द ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो अब यहाँ से हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है इट इज अ फिनोमिना इन विच a changing the current in the primary coil induces an EMF in the secondary coil. This phenomena is called mutual induction. प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में। इन दोनों के दरमियान फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों कॉइल्स जो है ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है। तो ये फिनोमेना था जी म्यूचुअल इंडक्शन का। अब इसके बाद जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है, अगर इस इक्वेशन से हम इसको फाइंड आउट करना चाहें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो जो डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है उसका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल ओवर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कि जो करंट का रेट ऑफ चेंज है उससे डिवाइड करवा लें। अब अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हेनरी होता है,
और हेनरी किसके इक्वल होता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट वोल्ट होता है और करंट का यूनिट एम्पेयर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। अगर आप यहाँ से देखें तो जो टाइम है ये थर्ड डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट सेकंड है उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो वोल्ट सेकंड की पावर पॉजिटिव होगी और एम्पेयर जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसकी वजह से वो पर एम्पेयर हो जाएगा। तो जो 1 हेनरी है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के इक्वल होता है। और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी 1 हेनरी इफ an induced EMF of 1 volt is produced when a current is changing at the rate of 1 ampere per second। कि अगर 1 एम्पेयर पर सेकंड के लिहाज से करंट में चेंज आ रहा हो और ईएमएफ 1 वोल्ट की इंड्यूस हो, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा वो 1 हेनरी होगा। तो इस तरह करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन था और ये इसकी डेरिवेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन थी।